लगातार यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में अमोनियम नाइट्रेट की तलाश की जा रही है। दरअसल ये वाइट कलर का पाउडर होता है जिसे सबसे पहले दुनिया ने लेबनान की राजधानी बैरूत में 2020 में देखा था, जब 1 किलोमीटर की परिधि में 200 लोग उसी वक्त सुपुर्दे खाक हो गए थे, मौत हो गई थी और 2000 से ज़्यादा बुरी तरह घायल हुए थे। अब देखिए किस तरीके से जहाँ भी आसपास दुकानें हैं, जहाँ पर कोई कट्टा हो सकता है, जहाँ पर सफ़ेद सीमेंट यानी वाइट सीमेंट जिसे कहा जाता है वो हो सकती है, जहाँ पर इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो फैकल्टी है वो रहा करते थे और उन्हीं की तलाश के लिए अब पुलिस लगातार इसके आसपास के पूरे इलाके में दबिश दे रही है। मेरे पीछे देखिए कि जो हरियाणा पुलिस की स्पेशल सेल है, जिन्हें CIA कहा जाता है, और जिस तरीके से दिल्ली में स्पेशल सेल काम करते हैं उसी तरीके से उनके अधिकारी अंदर मौजूद हैं। जो कट्टे हैं उनको भी तलाशी लिए जा रहे हैं कि इसमें कोई अमोनियम नाइट्रेट तो नहीं। अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल एक पेस्टिसाइड के तौर पे भी किया जाता है, उर्वरक के तौर पे भी किया जाता है, उसकी खोज की जा रही है। इसके अंदर दरअसल बहुत सारे कमरे हैं। आप देखिए कि ऊपर जो पूरी चौल जैसी स्थिति है, जैसे दिल्ली बम्बई में चौल होते थे वैसे ही बहुत सारे कमरे हैं और इस कमरों में भी कुछ संदिग्ध किराए पर रह रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस के सूत्रों का कहना है। और यही वजह है कि लगातार इस इलाके के आसपास के पूरे क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। बाहर हमें जो स्पेशल सेल पहुंची है उनके पास से सफ़ेद रंग की बोरियां मिली हैं। उस बोरियों के अंदर सफ़ेद सीमेंट भी हो सकता है और अमोनियम नाइट्रेट भी। लगातार हरियाणा पुलिस की दबिश चल रही है बाहर मौजूद सफ़ेद बोरियों से लेकर के और अंदर मौजूद जो चौल जैसे छोटे छोटे मकान हैं वहाँ पर भी, ताकि स्पष्ट किया जा सके कि कहीं मॉड्यूल के कुछ सिरे अभी तक छूट तो नहीं गए। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास। अल्फला यूनिवर्सिटी जहां से जुड़े हैं इस तमाम आतंकी घटना के तार इस यूनिवर्सिटी को ही दरअसल सबसे बड़े टेरर हब के तौर पर देखा जा रहा है, वाइट कॉलर टेरर हब के तौर पर, जहां से लगातार सुरक्षा एजेंसियां निकल रही हैं। आप देखिए यहाँ से पुलिस, NIA और साथ ही अलग अलग एजेंसियों की टीम जो है वो दरअसल जाँच करके निकल रही हैं। और सीधे तौर पर आपको बताऊँ तो ये समूचे टेरर नेटवर्क में, जो कि वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है, एक के बाद एक डॉक्टर जुड़ते चले गए। सबसे बड़ी कड़ी जुड़ी डॉक्टर मुजम्मिल से, जो कि इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और उसके बाद जो है कड़ियाँ उसके अन्य साथियों से जुड़ती चली गईं। यही वो यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर उमर निकला था और वो लाल किले के पास विस्फोट करने में कामयाब रहा, क्योंकि वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। I-20 गाड़ी का इस्तेमाल वहीं कर रहा था। लेकिन उससे पहले अगर हम डॉक्टरों की पूरे ही तार को खंगालने की कोशिश करें तो इस धमाके के पहले जो सबसे पहला डॉक्टर पकड़ा गया था वो डॉक्टर आदिल अहमद था, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को उठाया था अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से, जिसके पास AK-47 बरामद हुआ था और इस डॉक्टर का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से था। उसके बाद पूछताछ आगे बढ़ी तो दूसरी गिरफ्तारी 7 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से हुई। यहाँ अल्फला यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से कैरोम कॉक नाम की असॉल्ट राइफल बरामद हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, जिसको ATS ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया और वो दरअसल रिसीन जहर बना रहा था। और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि यहाँ से गिरफ्तार हुई, मुजम्मिल शकील नाम की वो डॉक्टर, जिसने दरअसल इसी अल्फला यूनिवर्सिटी में अपने तार इन तमाम आतंकियों से कनेक्ट कर रखे थे। यानी जैश-ए-मोहम्मद का समूचा टेरर नेटवर्क, जिसमें महिला आतंकी भी हैं, पुरुष आतंकी भी हैं और जाहिर तौर पे समूचे देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश भी है। ये समूचा वाइट कॉलर नेटवर्क जो है वो इसी अल्फला यूनिवर्सिटी पे आकर कनेक्ट होता है। फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन भोज पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो IPS अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनकी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है कि अल-फतह जो मॉड्यूल है यानी फरीदाबाद मॉड्यूल है उस पर कहाँ किस तरीके से कार्रवाई की जानी है। क्योंकि जो हरियाणा पुलिस के सोर्सेज हैं वो तो ये बता रहे हैं कि हो सकता है डॉक्टर उमर पैनिक में था। जिस तरीके से कल रेड पड़ी गई और बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक है, जो केमिकल है, अमोनियम नाइट्रेट है, वो बरामद हुआ और उसके बाद पैनिक में वो गाड़ी लेकर के दिल्ली पहुंचता है और गाड़ी लगातार दिल्ली में घूमती रहती है। आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस की मौजूदगी है वो भी लगातार बदलती हुई नज़र आ रही है। एक जगह से दूसरी जगह अधिकारी मूवमेंट
मूवमेंट कर रहे हैं और उसके बाद जो आसपास जहां भी कार्रवाई करनी होगी उसी तरीके से यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्थिति है फिलहाल नज़र आ रही है कि लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और इसके आगे जो मूवमेंट है वो भी की जा रही है, क्योंकि रेड लगातार फरीदाबाद के कई इलाकों में, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में नज़र आ रही है। और यही वजह है कि किस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल को ये पटाक्षेप हुआ है और उसके बाद हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मिलकर काम कर रही है और अभी भी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है हरियाणा के अंदर। ब्लास्ट के बाद यूपीएटीएस और एजेंसियों ने सहारनपुर से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार छापेमारी की जा रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और लखनऊ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 7 से 8 लोग रात के समय में आदिल डॉक्टर से मिलने के लिए उनके फेमस हॉस्पिटल के अंदर आया करते थे। ये वही लोग हैं जो 7-8 लोग जिनके सीसीटीवी कैमरे के अंदर में फुटेज है। अब लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर आदिल जो है वो अनंतनाग के खास रहने वाले हैं और अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में उन्होंने पोस्टर लगाए थे। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उनकी पहचान हुई और फिर सहारनपुर अम्बाला रोड के फेमस हॉस्पिटल से डॉक्टर आदिल अहमद राठौर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार जांच चल रही है और ये भी देखने वाली है, बात सामने आने वाली है कि जांच के अंदर में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 नवंबर को आदिल को सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। लगातार सहारनपुर, शामली और लखनऊ के कई जगहों पर यूपीएटीएस और पुलिस एजेंसियां छापे मारती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ 7 से 8 लोगों को अभी हिरासत में लिया हुआ है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस इस मकान पर पहुंची थी। शाहीन के फादर का ये मकान है, कंधारी बाजार 121 नंबर मकान है और 2 घंटे लगभग पुलिस ने यहाँ से पूछताछ किया। शाहीन के भाई परवेश वो भी लखनऊ में रहते हैं। सबसे पहले एटीएस की टीम उनके यहाँ पहुंची थी और वहाँ से जो उनका घर का ताला था उसे तोड़कर वहाँ पर सर्च किया और उसके बाद एटीएस की टीम यहाँ पर पहुँच गई। शाहीन के पिता का ये कहना है कि वो बहुत लंबे समय से यहाँ आई नहीं, लगभग 1.5 साल से उनकी मुलाकात नहीं हुई शाहीन से। शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी और उन्हें इस बात की जानकारी कि शाहीन की गिरफ्तारी हो गई ये मीडिया के जरिए और पुलिस के जरिए हुई है। शाहीन की जो परिवार वाले लोग थे उनका ये कहना है कि एटीएस की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो उसने यहाँ पर सर्च किया, सर्च में उन्हें कुछ नहीं मिला और हर तरह से जो परिवार है वो जांच करने के लिए तैयार है। दरअसल शाहीन लखनऊ के इसी लालबाग इलाके के कंधारी बाजार में 121 नंबर मकान में अपने पिता के साथ रहती थी। उनके पिता के बाद उनकी माता यहाँ पर और उनके 3 भाई रहते थे। शाहीन के अब यहाँ जो तीसरा भाई है वो रहता है। शाहीन और परवेज दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। परवेज ने लखनऊ में दूसरी जगह मकान बनवा लिया और शाहीन प्रयागराज से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर कुछ साल प्रैक्टिस की और उसके बाद वो जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं काम करने लगी, जिसकी जानकारी पुलिस वालों को जो है जब परिवार वालों से मिली, परिवार वालों ने दावा किया कि उनकी बहुत लंबे समय से शाहीन से कोई बातचीत नहीं हुई। लखनऊ से जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। इस समय हम दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मॉर्चरी में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कल शाम को 6:52 के आसपास दिल्ली के लाल किला के पास जो है वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद तमाम लोगों को जो घायल थे और इस ब्लास्ट में जिनकी मौत हुई उनको यहाँ पर अस्पताल में लाया गया। तो इस समय दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो परिजन हैं वो अपने घर के लोगों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अस्पताल के बाहर पहुँच रहे हैं, मॉर्चरी में अपनों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शहनाज जी, ये बताइए कि कब आप लोगों को घटना का पता चला, कौन आपके व्यक्ति थे जो इसमें शामिल? हमें तो पता ही नहीं, हम तो सुबह पता चला। हमें पूरी रात ढूंढा बेटे को और मिला ही नहीं और सुबह पता चला। किसने बताया आपको? जान पहचान वालों ने बताया। 100 नंबर को कॉल करा सर, लाल किले पे जाके 100 नंबर को कॉल करा। फिर हम चांदनी चौक थाने में गए, वहाँ भी पता नहीं चला। फिर हम सुबह यहाँ आए, यहाँ भी हमने डेड बॉडी देखा, जब पता नहीं चला फिर हम अपने शास्त्री पार्क गए, वहाँ कंप्लेन लिखवाया इसका। फिर यहाँ से पुलिस वालों को कॉल गया तो एक डेड बॉडी और आई है, वो आप आके देख लो। तो अभी क्या नाम है उनका जिनको आप ढूंढ रहे हैं? मेरा भाई है जुम्मन। तो वो कहाँ लाल किला में मौजूद थे? वहाँ पर लाल किले में मौजूद था। इसका
ऑक्सीजन जो है सब वहीं का दिखा रहा है। बिल्कुल क्या करते थे वहाँ? रिक्शा चलाते थे। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से लगातार परिवार के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात में, जिन हालातों में बॉडी मिली है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। आप देखें यहाँ मॉर्चुरी के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कई लोग जो हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस हालात में जो है वो बॉडी मिली है उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बॉडी को पहचानने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि कई लोगों की मौत जो है इस ब्लास्ट में हो चुकी है। कई लोग जो हैं वो घायल मिले हैं और उसके बाद जो है लगातार परिवार के लोग जो हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं और उसके बाद परिवारजनों को पता चलता है कि वो LNJP मॉर्चुरी में जो है बॉडी है वो उनके परिवार की है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से ये घटना हुई और उसके बाद कितना इम्पैक्ट जो है परिवार के लोगों में इसका देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद मथुरा में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और उच्च अधिकारी लगातार श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। साथ ही उच्च अधिकारियों ने जो सुरक्षा से जुड़े उपकरण हैं, CCTV हो, ड्रोन हो या खुफिया एजेंसी के जो सूत्र हों, LIU हो, IB के जो एजेंट हैं वो हों, सभी को पूरी तरह एक्टिव मोड पर रखा है ताकि किसी भी आतंकवादी या अनहोनी घटना या अप्रिय घटना से पहले ही मालूम हो जाए और किसी तरह की कोई घटना ना हो पाए। लगातार मंदिरों के आसपास की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की करें, लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर हो या फिर BDS टीम, डॉग स्क्वाड हो, लगातार अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली बम धमाके के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर कर दिया था और DGP राजीव कृष्ण स्वयं पूरे मामले को लेकर पूरी तरह यूपी पर निगाह बनाए हुए हैं और अधीनस्थ अधिकारियों को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दे रहे हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद ताजनगरी आगरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस समय मैं ताजमहल के पूर्वी गेट के उस रास्ते पर खड़ा हूं जो रास्ता सीधे ताजमहल की तरफ जाता है। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। एक त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है। तमाम पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर की अगर बात की जाए तो CICF वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ताजमहल की कर रही है। इसके अलावा अगर बाहर के तीनों गेटों की बात की जाए, चाहे पूर्वी गेट हो, पश्चिमी गेट हो, दक्षिणी गेट हो, वहाँ पर खुद पुलिसकर्मी अधिकारियों के साथ मौजूद हैं और लगातार चेकिंग जो है वो की जा रही है। सबके पास चेक किए जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को बिना पास के या बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा घेरा काफ़ी कड़ा है। ये तस्वीर हम आपको पूर्वी गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर कल रात से ही, जब से दिल्ली की घटना सामने आई थी, उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। यहाँ भी आप देख लीजिए, चाहे दोपहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, किसी भी वाहन को ताजमहल की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास जो घटना हुई थी उसके बाद से लेकर लगातार रात से ही आगरा में अलर्ट बना हुआ है। तमाम जो बड़े होटल हैं वहाँ पर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। कहीं पर भी घने बाजारों में या कहीं पर भी किसी को भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु नज़र आती है तो उसकी सूचना तुरंत आगरा पुलिस कंट्रोल रूम में दी जाए ताकि समय रहते उस पर वर्क किया जा सके। दिल्ली में जो कार में ब्लास्ट हुआ उसके बाद जयपुर में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है पुलिस विभाग की ओर से। दिल्ली में जो कल घटना हुई है उसके संबंध में राजस्थान में सभी को अलर्ट किया गया है और ताकि इस तरह का कोई हादसा, इस तरह का कोई उस इवेंट के लिए जो भी एहतियात बरती जा सकी है उसके हिसाब से पूरी एहतियात बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन का अगर यहाँ पर देखते हैं सुरक्षा व्यवस्थाएं तो यहाँ पर सभी की जो चेकिंग है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एक एक व्यक्ति के बैग को चेक किया जा रहा है पहले और उसके बाद ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी अलग से यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। जो लेन सिस्टम है अंदर घुसने का उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा चेक के अंदर नहीं जाए।
वो इस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं दिखाई जा रही है। जो पुलिस के यहाँ कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं कि एक एक बैग जो अंदर जाता है स्कैनर के थ्रू स्कैन होकर के अंदर जाता है। वहीं जो दूसरे जो यहाँ पर यात्री हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। जो मुख्य दरवाज़ा है बाहर से आने का, वहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं जो कि पहले लोगों को चेक करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर यात्रियों को अंदर आने दिया जा रहा है। तो फिलहाल पूरे राजस्थान में अलर्ट है और अलर्ट के बाद में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। धमाके के बाद से उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट जारी होते ही लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहे हैं। रात से ही यह अभियान जारी है और हरिद्वार के जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर ये जो तलाशी अभियान है वो चल रहे हैं। हम इस समय हरिद्वार का जो बस स्टैंड है उस पर हैं और बस स्टैंड पर लगातार, क्योंकि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है और यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा लगा रहता है और शायद यही वजह है कि जो पुलिस लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान कर रही है और बिल्कुल कुछ घंटों के बाद ये जो अभियान है पुलिस का वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार से दूसरे प्रदेशों के लिए भी बस जाती हैं और लोग वहाँ से बसें यहाँ भी आती हैं और यही तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार के जो हर की पौड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी ये अभियान चल रहा है और इसके अलावा रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन पर भी ये अभियान लगातार चल रहा है। जिस तरह से लगातार इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून 3 जिले ऐसे हैं जिनको अधिक संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पर विशेष तौर पर जो पुलिस को एक्स्ट्रा जागरूक रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको भी अति सक्रिय रहने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी तरह से जो अवांछित चीज़ें हैं वो ना होने पाए और जो संदिग्ध लोग हैं उन पर एक तरह से नज़र रखी जाए या फिर उनकी धरपकड़ की जाए, क्योंकि जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई है उसके बाद से अलर्ट यहाँ पर लगातार जारी है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे, जो कि हरियाणा का बॉर्डर लगता है। यूपी में हाई अलर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये वो झिंझाना क्षेत्र है, शामली का झिंझाना कस्बा है, जहां से आज़ाद जो कि गुजरात में पकड़ा गया है, अहमदाबाद में पकड़ा गया है, ये वही क्षेत्र है। आप देख सकते हैं SHO वीरेंद्र कसाना जो थाना झिंझाना के SHO हैं, वो किस प्रकार से यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। दूसरी बात ये कि वो रहने वाला भी यहीं कहीं था, जो गुजरात के अहमदाबाद में आज़ाद पकड़ा गया है, वो झिंझाना कस्बे का ही रहने वाला था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ी को रोककर बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। पूरी तरह से हाई अलर्ट है, STF है और बताया जा रहा है कि ATS ने भी जनपद में डेरा डाला हुआ है, जिसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात में अभी 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया था, जिनके पास से पिस्टल और केमिकल मिला था, जो कि भारत की फिजाओं को खराब करने के लिए उन्होंने ये साजिश रची थी, जिसकी साजिश को देखते हुए उनको नाकाम कर दिया गया। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है उसको भी बहुत बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है। साथी कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज़ स्टेट, शामली। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनको पहचानिए जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो राशन की कतार में आगे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इनकी पहचान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं
लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। सफरसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के सीरियल किलिंग मामले के दोषी सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। जी हां, सुरेंद्र कोहली को पहले ही 12 मामलों में बरी कर दिया गया था। उसके बाद रीपा हलदर मामले में सुरेंद्र कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस मामले के अलावा कोई और मामला सुरेंद्र कोहली पर नहीं है तो उसे फौरन रिहा किया जाए। आपको बता दें, 12 मामलों में पहले ही सुरेंद्र कोहली को दोष मुक्त कर दिया गया था, यानी कि उसको रिहा कर दिया गया था। और अब जो रिम्पा हलदर का मामला था, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं कि उसे रिहा कर दिया जाए और जेल में ना रखा जाए। गाजियाबाद की जेल के अंदर एक लंबा समय सुरेंद्र कोहली ने बिताया। 19 साल जेल में रहने के बाद अब सुरेंद्र कोहली जेल से बाहर आएगा। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की ओर से देश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिशूल के तहत राजस्थान के जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन अभ्यास किया जा रहा है। इसके तहत सेनाओं का जो प्रदर्शन है उसको सबके सामने रखा जा रहा है। साथ ही आने वाले किसी भी आपात स्थिति के लिए भी सेना अलर्ट है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात, अरब सागर और राजस्थान में ये युद्धाभ्यास चलाया जा रहा है। इसके द्वारा जमीन से लेकर आकाश तक जो भारतीय सेना की मारक क्षमता है उसको प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के इस फैसले का लाभ हरियाणा मूल के अग्निवीरों को होगा। सरकार के फैसले के अनुसार हरियाणा मूल के अग्निवीरों को अब सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट विशेष तौर पर 5 साल की होगी। सरकार के इस फैसले का इंतजार पिछले काफ़ी दिनों से किया जा रहा था, क्योंकि सरकारी तौर पर इस फैसले पर पिछले काफ़ी दिनों से मंथन चल रहा था और आखिर अब इस फैसले की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अग्निवीरों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण तक की व्यवस्था की गई है। कुलवीर दीवान, न्यूज़ स्टेट, यूपी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।